कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और आपके सामने है चमकता हुआ सूर्य और उसके चारों ओर घूम रहे हैं 8 वंडरफुल प्लैनेट्स। कहीं सैटर्न के ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, कहीं जुपिटर का विशाल आकार और कहीं हमारी नीली पृथ्वी है। आज हम करने वाले हैं सोलर सिस्टम की ऐसी यात्रा जिसे देखने के बाद ये चैप्टर आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और अपना चैप्टर द सोलर सिस्टम। एज यूजुअल हमारी वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी और इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्म और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को इंक्लूड किया गया है। ये चैप्टर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर द सोलर सिस्टम। हमारा चैप्टर है सोलर सिस्टम और सबसे पहले हम इस सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में ही जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं और उन करोड़ों में से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। और एक गैलेक्सी के अंदर हजारों सोलर सिस्टम होते हैं और उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में घूमने वाली हर एक बॉडी को सेलेस्टियल बॉडी यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है, ठीक है। और हमारे सौर मंडल के बीच में एक सूर्य है और उसके चारों तरफ घूमने वाली हर एक चीज मिलाकर यानी सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली हर एक चीज मिलके सोलर सिस्टम बनाती है। तो हमें यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज सोलर सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एक सूर्य है और उस सूर्य के चारों ओर घूमने वाली हर एक सेलेस्टियल बॉडी से मिलके ही हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल बना है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके चारों तरफ उनके सैटेलाइट्स घूमते हैं। जैसे अर्थ के चारों ओर उसका सैटेलाइट यानी कि मून घूमता है। 8 प्लैनेट्स के अलावा यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी कि बौने ग्रह भी हैं और उनके भी कुछ सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और काउंटलेस असंख्य पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ऐसा क्या है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इतने सारे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स सभी सन के चारों ओर घूमते रहते। दरअसल यूनिवर्स में एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोला जाता है, जिसकी वजह से सूर्य के चारों ओर वो सभी प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। यानी कि जो सूर्य है वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दरअसल यूनिवर्स का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोला जाता है, उसकी वजह से हर एक चीज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और इसी की वजह से सभी चीजें अपने अपने प्लेस पे घूमती रहती हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में यानी कि तारों के बारे में। देखिए स्काई के अंदर, स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है और जिन सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की लाइट होती है उनको स्टार्स बोला जाता है। रात में जो सितारे आप देखते हो वही सितारे जिनकी खुद की लाइट होती है उनको स्टार्स बोला जाता है। और दिन में आपको जो सूर्य दिखाई देता है वो भी एक सितारा है। सन इज ऑल्सो अ स्टार। लेकिन फिर ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो सितारे तो आपको रात में दिखाई देते हैं और साइज में बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि जो सन है वो आपको साइज में बहुत बड़ा दिखाई देता है। दरअसल जो सन है वो अर्थ के बहुत नजदीक है, इतना भी नजदीक नहीं है। सन और स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए साइज में बिगर दिखाई देता है और उससे हमें इतनी ज्यादा हीट मिलती है। लेकिन जो स्टार्स वो बहुत ही सन से तो बहुत ही करोड़ों किलोमीटर्स दूर हैं, इसलिए वो हमें साइज में छोटे और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसलिए वो हमें बहुत छोटे यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। जो सन है वो हमें दिन में नजर आता है लेकिन दिन में हमें सितारे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम जो सूर्य की रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है कि उन इतने
पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि सितारों की रोशनी को हमें नहीं दिखने देती है। ठीक है, जैसे दिन के टाइम जो दिए का प्रकाश होता है, जो कैंडल की लाइट होती है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से सूर्य के सामने उन छोटे छोटे स्टार्स की साइज में तो सन से बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इसी वजह से उनकी रोशनी हमें नजर नहीं आती है। अगर हम स्टार्स की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमते हैं, यानी कि वो हमें घूमते हुए नजर आते हैं। इवनिंग में वो ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं और मॉर्निंग होते होते वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम पोल स्टार की बात करें यानी ध्रुव तारे की बात करें, जो बिल्कुल अर्थ के एक्सिस पे होता है और इस तरीके से वो हमें घूमता हुआ नजर नहीं आता है, और इसी पोल स्टार को रात में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। रात में आपने स्टार्स को देखा होगा और स्टार्स को देखते टाइम आपने बहुत सारी शेप्स एंड साइजेस को भी एक्सपीरियंस किया होगा। दरअसल उन्हीं को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशंस स्टार्स का ग्रुप होता है जो किसी न किसी शेप और साइज से मिलता है। जैसे आपने रात में ये शेप भी देखी होगी और ये शेप भी देखी होगी। दरअसल कुछ स्टार्स का एक ग्रुप है जिन्होंने एक शेप और एक साइज बना लिया है। इसी तरीके के ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल बोला जाता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उर्सा मेजर के बारे में। अब देखिए, जो उर्सा मेजर है उसको बिग दीपर के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये कुछ क्वेश्चन मार्क की तरह भी नजर आता है। ठीक है, अब देखिए ये मोस्टली समर्स की रात के शुरुआती पहर में नजर आता है। और अगर हम बात करें ओरियन की, तो ओरियन के अंदर भी कुछ स्टार्स हैं और वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो होता है इसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो मोस्टली विंटर्स में देखने को नजर आता है। इसके पास में एक बहुत ही ज्यादा तेज चमकता हुआ सितारा होता है जिसको सिरिस के नाम से जाना जाता है। तो कुछ यहाँ से इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम के बारे में बात की जाए तो जो सोलर सिस्टम होता है उसके अंदर सन होता है और सन के चारों तरफ सारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज घूमती हैं और इन सबसे मिलके ही सोलर सिस्टम बनता है। सन के अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और सैटेलाइट्स होते हैं। इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में। तो जो सन होता है वो हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यूनिवर्स में जो डिस्टेंस होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दूर दूर कोई भी दो बॉडीज होती हैं। इसलिए इतने बड़े डिस्टेंसेस को, यूनिवर्स के बड़े बड़े डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। जो लाइट ईयर होता है, अब यहाँ पर लाइट देख के आप ये मत समझिएगा कि ये लाइट के बारे में कोई बात हो रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। ये लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? जब भी लाइट एक साल के दौरान जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर बोला जाता है। हमारी पृथ्वी पे सूर्य ही एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से बनता है, यहां से बनता है और यहां से भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सन जो है वो इतना कैसे चमक रहा है। जो सन बहुत करोड़ों साल पहले बना था और उस समय से लेके आज तक बिल्कुल चमकता रहा और आगे भी करोड़ों सालों तक चमकता रहेगा। ऐसा क्या है सन के अंदर कि वो चमकता आ रहा है? जो सन है वो दूसरे स्टार्स की तरह एक आग का गोला है, गैसेस का बना हुआ एक गोला है। और अगर हम बात करें सन की, तो सन के अंदर 91% हाइड्रोजन और जो लगभग 9% हीलियम होती है। और अगर मास की बात करें तो 70% हाइड्रोजन और लगभग 28% जो है हीलियम है। यानी कि जो सन है उसके अंदर मेनली दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अभी जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इतना ज्यादा बड़ा सन है, इतना सारा उसका वजन है, इतना सारा मास है, इतनी सारी गैसेस हैं। इतनी सारी गैसेस को बांधे रखने के लिए सन के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। अब अर्थ की कोर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थ की कोर में ही उसका सारा का सारा टेम्परेचर, प्रेशर और उसका मास होता है, क्योंकि अर्थ के कोर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। और अगर इस कोर की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन होता है? इतनी सूरज के अंदर कैसे गर्मी और आग बनी हुई है करोड़ों सालों से? दरअसल सन के अंदर थर्मोन्यूक्लियर
फ्यूजन नाम की एक प्रोसेस चलती रहती है। जो सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके हीलियम का एक बड़ा पार्टिकल या एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कोई भी दो छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं उसको फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। सेम यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं और इसी रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वही जो एनर्जी है वही सूर्य की गर्मी के रूप में हमें दिखाई देती है और वही अर्थ तक पहुंचती है। जो अर्थ के ऊपर एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है, उसी से हमारी लाइफ चलती है। सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस हैं और सन के कोर के अंदर ये रिएक्शन करोड़ों सालों से चल रही है और करोड़ों सालों तक आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सन का जो है पार्ट्स देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी कोर है, उसके बाद इसका रेडिएटिव जोन होता है क्योंकि जो सन होता है, सन से रेडिएशंस के रूप में एनर्जी निकलती है। उसके बाद ये इसका कनेक्टिव जोन है। अब सन की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उस सबसे बाहर वाली लेयर में हॉट फ्लेयर्स होती है, हॉट गैसेस होती हैं जो करंट्स के रूप में बाहर निकलती रहती हैं। प्लैनेट्स की अगर बात करें यानी कि ग्रहों की बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो कोई भी लाइट एमिट नहीं करते, यानी उनमें से कोई भी रोशनी नहीं निकलती है। कोई भी जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है और अपने एक फिक्स ऑर्बिट यानी कि इसका एक फिक्स पाथ होता है घूमने के लिए। और सन के चारों तरफ घूमने के लिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और देखिए जो सन की तरफ जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। यानी कि दो प्रकार की वो मूवमेंट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन करते हैं और एक रोटेशन करते हैं। सेम हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार से रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती रहती है। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं। पहले के टाइम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन उन 9 में से प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया और अब 8 प्लैनेट्स रह गए। प्लूटो को क्यों बाहर निकाल दिया गया? क्योंकि जो प्लूटो है वो साइज में छोटा था और प्लैनेट्स की कैटेगरी में उसको नहीं रखा गया, इसलिए प्लूटो को इस टाइम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ उनके सैटेलाइट्स घूमते हैं। लेकिन हर एक प्लैनेट का तो सैटेलाइट नहीं होता है, लेकिन मोस्टली प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। जैसे अर्थ के पास उसका नेचुरल सैटेलाइट मून है। यानी कि सैटेलाइट क्या होता है? किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ घूमने वाली दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को सैटेलाइट बोला जाता है। और अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूमते हैं और वो जो 8 प्लैनेट्स हैं सीक्वेंस वाइज उनके नेम्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा वंडरफुल सा सोलर सिस्टम है, इसको आप देख सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हुए, अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी यानी कि बुध ग्रह के बारे में। यानी कि सन के सबसे पास वाला जो सबसे पहला ग्रह है वो मरकरी है, हिंदी में उसको बुध बोला जाता है। और जो मरकरी है वही सन के सबसे नियरेस्ट यानी कि पास वाला और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इस मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये जो मरकरी है ये कभी कभार ही दिखाई देता है क्योंकि ये सन की ग्लेयर में यानी कि सन की रोशनी में छिपा रहता है और इस प्रकार से नजर नहीं आता है। ठीक है, जो मरकरी होता है वो सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट भी है और मरकरी मेनली हैवी मेटल्स और रॉक्स का बना हुआ है। यह मरकरी के बारे में सिर्फ यही क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्लैनेट की अगर बात करें तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह उसको बोला जाता है। तो जो वीनस है वो अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ का जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो क्या है? शुक्र है यानी कि वीनस है। वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। शाम के टाइम स्पेस में, आसमान में जो सबसे पहले आपको सितारा दिखाई देता है वो वीनस ग्रह होता है और सुबह सबसे लेट तक जो स्टार दिखाई देता है वो भी वीनस प्लैनेट ही होता है। इसलिए वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे? ब्राइटेस्ट प्लैनेट, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है?
और जो वीनस होता है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है और इसके भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है। बात करें हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, तो जो अर्थ है वही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको यूनिक प्लेनेट के नाम से जाना जाता है और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ के ऊपर ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है जो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। इसके अलावा अर्थ पे ऑक्सीजन है और वाटर पाया जाता है। इन्हीं कुछ कंडीशंस के कारण एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस नॉर्मल टेम्परेचर के कारण अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहां पर जो है उन प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर सुटेबल टेम्परेचर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा जो ओजोन नामक एक गैस है जिसका एक ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ, उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अर्थ को जब स्पेस से देखा जाता है वो ब्लू ग्रीन कलर की नजर आती है क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर है और वाटर को दूर से देखने पे वो ब्लू कलर का नजर आता है। इसके अलावा अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है, जो लैंड मास है और उसके ऊपर मौजूद ग्रीनरी के कारण जो है ब्लू और ग्रीन कलर की जो अर्थ है वो नजर आती है। अगर हम बात करें तो जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने एक्सिस पे नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। यानी कि अर्थ बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। और कितने डिग्री पे? वो 23.5 डिग्री पे अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी होती है, टिल्टेड होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टिल्टेड है और कितने डिग्री एंगल पे वो टिल्टेड होते, तो 23.5 डिग्री एंगल पे वो टिल्टेड होती है। और इसी टिल्ट की वजह से, इसी झुकाव की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी झुकाव की वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर सीजन्स बनते हैं। जब भी आप ग्लोब को देखते हैं तो उस ग्लोब के अंदर जो अर्थ होते कुछ इस तरीके से होते क्योंकि स्पेस के अंदर एग्जैक्टली अर्थ इसी तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर अर्थ के सैटेलाइट्स की बात करें तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट्स है जिसको मून यानी चंद्रमा के नाम से जाना जाता है और इस मून के अलावा और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अर्थ को डेंसेस्ट प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का। और अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ को वैसे स्फेरिकल शेप बोला जाता है, लेकिन अर्थ की परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है। दरअसल वो एक थोड़ी सी स्फेरिकल शेप है और इसलिए उसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोला जाता है। इसका मतलब वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन जिसको इक्वेटर बोला जाता है, इस इक्वेटर पे अर्थ का मैक्सिमम डायमीटर होता है और पोल्स पे जो होता है इसका कम डायमीटर होता है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के चारों ओर गैसेस का एक ब्लैंकेट बना हुआ है और उसी गैसेस के ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और उस एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो कौन सी गैस वो कितने परसेंटेज है। ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में बाकी सभी गैसेस होती हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, वो सारी की सारी गैसेस उस 1% में आती हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। इसी एटमॉस्फेयर की लेयर के कारण क्या होता है? अर्थ के ऊपर क्लाइमेट और वेदर बनते हैं। अभी जो क्लाइमेट और जो वेदर होते हैं दोनों ही मौसम से रिलेटेड होते हैं। जब भी किसी प्लेस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी प्लेस पे 8, 10 या 15 सालों तक जब उसके मौसम के बदलाव की बात की जा रही है तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म पर वहां पर टेम्परेचर चेंजेस की बात हो रही है तो उसको वेदर बोला जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से बन पाता है? ये एटमॉस्फेयर की वजह से पॉसिबल है। इसी की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है और यहाँ पर वेदर पैटर्न्स बनते रहते हैं। जो भी गर्मी, सर्दी, रेनी सीजन बनता है वो इस एटमॉस्फेयर के कारण ही बनता है। और अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो रात के टाइम बहुत ही ज्यादा, जैसे -200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता था अर्थ का, और दिन के समय +200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर जा सकता था। और ऐसी दोनों ही कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो लाइफ पॉसिबल होने का सबसे मेन रीजन एटमॉस्फेयर है और यही एटमॉस्फेयर हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस से भी बचाता है।
और ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये ओजोन लेयर के कारण ही हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी के कारण जो है हमारी रेनफॉल और इसी एटमॉस्फेयर के कारण रेनफॉल होती है, क्लाउड्स बनते हैं, हवा चलती रहती है। अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स के रूप में होता है, और जो लेयर्स हैं अर्थ के सबसे पास वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, और इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर सारे के सारे वेदर चेंजेस होते हैं, यानी कि जितने भी मौसमें और ऋतुएं बनती हैं वो ट्रोपोस्फियर के अंदर बनती हैं। सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर बोला जाता है। यानी कि कितनी इसके अंदर लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसके पैटर्न और सीक्वेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। सबसे फर्स्ट जो लेयर है उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो लास्ट लेयर है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और हमारे अर्थ के ऊपर मेनली 4 सीजन्स बनती हैं, और वो सीजन हमारी ये है, और ये सारे के सारे सीजन्स ट्रोपोस्फियर के अंदर बनती हैं। बात अगर हम करें अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, जिसको मून बोला जाता है, जिसको चंद्रमा बोला जाता है, तो हमारी अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। जो मून है वो आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, और सोलर सिस्टम बनने के 30-35 मिलियन सालों के बाद हमारा चंद्रमा बना था। और इसी मून की वजह से अर्थ के ऊपर लहरें बनती है। समुद्र के अंदर जो भी लहरें बनती हैं, जो टाइड्स बनती हैं, उनका जो राइज और फॉल होता है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है। ठीक है, रात के समय समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपने ध्यान दिया, वैसे तो सबने ही ये चीजें देखी हैं कि जो मून है वो 15 डेज तक बढ़ता हुआ, 15 डेज तक घटता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो अपने शेप्स को चेंज करता रहता है, और इसी को फेजेस ऑफ द मून बोला जाता है। मून के कुछ ऐसे फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जिस दिन हमें फुल मून दिखाई देता है, यानी कि पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसको फुल मून डे बोला जाता है। और जिस दिन मून दिखाई नहीं देता है उसको न्यू मून डे बोला जाता है। और न्यू मून से नेक्स्ट जिस दिन बिल्कुल छोटा सा पतला सा वो मून दिखाई देता है उसको क्रिसेंट मून बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मून के फेजेस बन रहे हैं ये उसकी मूवमेंट के कारण बनते हैं, और जितना पार्ट सन के सामने है उतने ही पार्ट से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, और उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है। उनके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रेटर्स बने हुए हैं। अब आपको पता है कि जो स्पेस के अंदर बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स और बहुत बड़े बड़े स्टोन्स घूमते रहते हैं, और वही स्टोन्स कई बार मून के सरफेस पे पहुंच जाते हैं और इतने फोर्स के साथ वहां पे बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, उसी को क्रेटर बोला जाता है। और उसी के कारण मून के सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे यानी क्रेटर्स बने हुए हैं। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और उस एटमॉस्फेयर ना होने के कारण मून के ऊपर कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। जो भी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाते हैं उनके स्पेस सूट्स के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं कि वो रेडियो वेव्स की हेल्प से एक दूसरे से अपने मैसेजेस पहुंचा पाते हैं और बातें आपस में कर पाते। अदरवाइज वहां पे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर यानी कि कोई भी वातावरण नहीं है। मून के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में। जो मार्स है वो 4th नंबर का प्लैनेट होता है, क्योंकि इससे पहले हम मरकरी, वीनस, अर्थ और अब मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मार्स 4th नंबर का प्लैनेट है सन से अगर हम देखें, और ये जो होता है ये 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है। जो मार्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबे डस्ट स्टॉर्म्स बनते हैं, और ये डस्ट स्टॉर्म्स कई कई महीनों तक चलते रहते हैं, पूरे के पूरे प्लैनेट को घेर लेते हैं। मार्स जो है एक रॉकी बॉडी है और अर्थ से साइज में लगभग आधा है, यानी अर्थ के बिल्कुल आधा साइज है मार्स का। और जो मार्स है, मार्स के ऊपर ही इस सोलर सिस्टम का सबसे लंबा माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन है। जैसे अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट है, यानी कि लगभग 8,800 मीटर ऊंचा है, ऐसे ही जो मार्स है उसके ऊपर 21 किलोमीटर हाई जो है हमारा टॉलेस्ट माउंटेन है। अगर पूछ लिया जाए तो सोलर सिस्टम के अंदर टॉलेस्ट माउंटेन मार्स के ऊपर है। ठीक है, और ये जो है वो 21 किलोमीटर ऊंचा है और 600
किलोमीटर डायमीटर के अंदर है और इसका अगर नेम पूछ लिया जाए तो ओलंपस मॉन्स है। मार्स के ऊपर प्रेजेंट सबसे ऊंचे टॉलेस्ट माउंटेन का नाम ओलंपस मॉन्स है। तो रेड प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा रेडिश कलर है आयरन ज्यादा होने के कारण। मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमोस। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, फोबोस और डिमोस से बन सकते हैं, रेड प्लैनेट से बन सकते हैं, साइज कितना है वो क्वेश्चन बन सकता है, कौन से नंबर का प्लैनेट है और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। यहां से क्वेश्चंस जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ग्रहों का राजा बृहस्पति। जुपिटर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो जो जुपिटर प्लैनेट है इतना बड़ा है कि बाकी सभी ग्रहों को अगर मिला दिया जाए, उनको मिलाने के बाद उनसे 2.5 गुना बड़ा जुपिटर प्लैनेट है। और अगर अर्थ से साइज का कंपैरिजन करें तो जुपिटर के अंदर लगभग 1300 अर्थ समा सकती हैं। इतना बड़ा है हमारा जुपिटर। जुपिटर गैसेस का बना हुआ है इसलिए उसको गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, कौन से नंबर का प्लैनेट है, किस चीज का बना हुआ है। अर्थ के कंपैरिजन की अगर बात करें तो कितनी अर्थ उसके अंदर समा सकती हैं। हमारा जुपिटर है उसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और उन सैटेलाइट्स को टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। और टेलीस्कोप से देखने पर जो जुपिटर है उसके मेनली ये 4 सैटेलाइट्स नजर आते हैं और वो 4 सैटेलाइट्स कुछ इस तरीके से आयो, यूरोपा और गैनीमेड और कैलिस्टो। बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न यानी शनि के बारे में। तो जो शनि ग्रह होता है वो दूसरे नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट होता है और ये अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स के कारण जाना जाता है। सैटर्न को भी गैस जायंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भी गैसेस का बना हुआ है और मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का सैटर्न प्लैनेट बना हुआ है। जो सैटर्न होता है वो इसको फ्लैटेस्ट प्लैनेट यानी कि बिल्कुल एक डिस्क की तरह वो बना हुआ है। उसका जो है पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर से 90% कम है, यानी कि वो जो है बीच से ही ज्यादा उसका डायमीटर है। ठीक है, जो है वो बहुत ही लो डेंसिटी का और बहुत ही फास्ट रोटेशन। जो चीज जितनी ज्यादा तेज घूमती है वो उतनी ही ज्यादा लार्जर रेडियस की बन जाती है और इसीलिए जो है उसका इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से 90% ज्यादा है क्योंकि उसका फास्ट रोटेशन है और डेंसिटी कम है। कलर की अगर हम बात करें तो सैटर्न का कलर येलोइश कलर होता है, पेल येलो कलर का होता है। इसके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और इसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स बनी हुई हैं। जो सैटर्न है वो सबसे कम घना प्लैनेट है और इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम होती है। तो सैटर्न से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। हम बात करेंगे यूरेनस प्लैनेट के बारे में। तो जो यूरेनस प्लैनेट होता है उसका मिनिमम टेम्परेचर देखिए कितना रिकॉर्ड हुआ है, -224 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यूरेनस को कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है सोलर सिस्टम का और इस कारण इसको आइस जायंट भी बोला जाता है। यूरेनस के पास जो एटमॉस्फेयर है और उसके एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैसेस हैं। यूरेनस की 13 रिंग्स होती हैं और जो सबसे अंदर वाली रिंग है वो नैरो रिंग्स होती हैं और जो सबसे बाहर वाली रिंग्स होती हैं वो बिल्कुल ब्राइट कलर्स की बनी हुई हैं। यूरेनस के 27 मून्स होते हैं और जो यूरेनस होता है वो भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमता रहता है। ये यूरेनस भी अर्थ की तरह टिल्टेड है और अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा टिल्टेड ये होता है। तो नेपच्यून हमारा 8 नंबर का प्लैनेट है सन से और ये सबसे दूर का प्लैनेट भी है। ये जो नेपच्यून है इसके चारों तरफ क्या है ये देखिए, यहाँ पे कुछ बादल बने हुए हैं और ये जो बादल है लगभग 18 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नेपच्यून है वो भी गैसेस का बना हुआ है, वो भी सॉलिड बॉडी नहीं है। जो हमारा नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून भी क्या है 6 रिंग्स है उसके चारों तरफ और वो जो रिंग्स है वो आइसी प्लैनेट, आइसी पार्टिकल्स यानी कि कुछ बहुत ही ठंडे पार्टिकल्स की बनी हुई है। इसके अलावा इन रिंग्स के अंदर डस्ट ग्रेन्स हैं और कुछ कार्बन के सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। नेपच्यून प्लैनेट के 14 मून्स हैं यानी कि 14 सैटेलाइट्स हैं और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका सैटेलाइट है उसका नाम ट्रिटन है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रिटन है
इसमें से नाइट्रोजन और डस्ट के कुछ पार्टिकल्स बिखरते हुए नजर आते हैं जब इसको टेलीस्कोप से स्टडी किया जाता है। तो नेपच्यून से कुछ इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, 2-4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ही बनते हैं। इसके सोलर सिस्टम के बारे में आगे बात करते हुए हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। अब ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। Asteroids are the small celestial bodies found in the gap between the orbits of Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में सोलर सिस्टम के अंदर एक बहुत सारे छोटे छोटे, यानी कि वैसे तो साइज में बहुत बड़े होते हैं लेकिन प्लैनेट्स से छोटे होते हैं, तो वो जो वहां पर पत्थर घूम रहे हैं, वो जो सेलेस्टियल बॉडीज वहां पे घूम रही हैं, उन्हीं को एस्टेरॉइड्स बोला जाता है और उन सभी को मिला के एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं। और ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं बहुत ही प्रेशियस मेटल्स के बने होते हैं और इनके अंदर वाटर भी होता है। ये एस्टेरॉइड्स सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं और इररेगुलर शेप के होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक पत्थर जैसे ही होते हैं। सेरेस जो होता है, सेरेस इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एस्टेरॉइड डिस्कवर्ड इन 1801। आज तक का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स है वो 1801 में गुसेपी पाइजे के द्वारा डिस्कवर किया गया था और उसको नाम दिया गया सेरेस। इस सेरेस से भी क्वेश्चन बनता है। और ये जो सेरेस है, जितने एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उन सभी को मिला के उनका 1/3 ये सेरेस है। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है क्योंकि साइज में बहुत बड़े होते हैं लेकिन प्लैनेट्स से छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में। अब ये कॉमेट्स क्या होते हैं? The celestial bodies revolving around the sun follow very long elliptical orbits. हमने बात की थी कि सन के चारों तरफ बहुत सारी बॉडीज घूमती रहती हैं, उनमें से प्लैनेट्स भी एक हैं, एस्टेरॉइड्स भी घूमते हैं और कॉमेट्स भी घूमते रहते हैं और वो अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एक कॉमेट जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। कॉमेट का एक हेड है और उसके पीछे उसकी एक टेल दिखाई देती है और सन के चारों तरफ घूमते हुए ये टेल सन से दूर रहती है। मान लीजिए ये सन है और इस प्रकार से वो जो कॉमेट है कुछ इस प्रकार से घूमता रहता है कि उसकी टेल हमेशा सन से दूर रहती है। एक बहुत ही फेमस कॉमेट के बारे में क्वेश्चन बनता है और वो है हेलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स के बाद अर्थ से दिखाई देता है और बताया जाता है कि लास्ट ये 1986 में दिखाई दिया था और 76 ईयर्स के बाद ये दिखाई देता है। आपने रात में टूटते हुए तारों को तो देखा ही होगा, दरअसल वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, वो मिटियोर्स और मेटेरॉइड्स होते हैं। अब ये दोनों टर्म्स कौन सी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, मिटियोर्स और मेटेरॉइड्स। जब भी रात में टूटते हुए वो तारे होते हैं वो तारे नहीं होते हैं, दरअसल उनको शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। अगर हम बात करें तो वो तारे नहीं, वो मिटियोर्स होते हैं। अब वो मिटियोर्स क्या होते हैं? स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं और अर्थ भी घूम रही है। अर्थ का अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा अर्थ के क्लोज आ जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। वो जो पत्थर स्पेस के अंदर घूम रहा है बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर और अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि उसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड इंक्रीज होने के कारण और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है और वही फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई कर देता है उस मिटियोर का कि उसके अंदर आग लग जाती है और वो हमें जलता हुआ एक टूटते हुए तारे के समान दिखाई देता है। आपने देखा होगा रात के टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल वो जो तारा होता है बिल्कुल स्पीड के साथ आता है। इतनी स्पीड के साथ वो मिटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं कि उनके अंदर आग लग जाती है और उसी को शूटिंग स्टार्स, उसी को मिटियोर्स बोलते हैं। और कई बार वो पत्थर इतना बड़ा होता है कि वो उसके अंदर आग तो लग जाती है और अगर कई बार उसके अंदर आग लग जाए तो पूरा का पूरा ही वो हवा में ही जल जाता है और बिल्कुल राख बन जाता है। उस टाइम तो उसको मिटियोर बोला जाता है। लेकिन अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, अगर वो पूरा का पूरा हवा के अंदर नहीं जल पाया है और उसका कुछ पार्ट अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है, उस टाइम इसको मेटेरॉइड बोला जाता है। तो यही एक डिफरेंस होता है मिटियोर और मेटेरॉइड्स के बीच में। पूरा हवा में ही इवेपोरेट हो जाए तो मिटियोर है, अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए तो मेटेरॉइड्स होता है। और ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं
इनके कारण भी अर्थ के ऊपर बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं। अब तक हिस्ट्री में बहुत बार बहुत सारे मीटियोर्स अर्थ के सरफेस पे पहुंचे हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं, जिनके एविडेंस आपको अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाएंगे। कई बार अर्थ पे मीटियोर शावर भी देखने को मिलता है। जब भी अर्थ किसी कॉमेट की टेल के पास से होके गुजरती है, यानी कि अर्थ के पास से अगर कोई कॉमेट गुजर रहा है और उसकी वो जो टेल है उसमें से बहुत बार क्या होते हैं, मिटियोर्स दिखते हैं और उसी को मिटियोर शावर के नाम से जाना जाता है। तो दो यहाँ पे टर्म्स हो चुकी हैं, मिटियोर्स, मिटरॉइड्स और मिटियोर शावर क्या होता है। लास्टली हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो ऐसे सैटेलाइट्स जो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियली इंसान ने बना के स्पेस के अंदर भेजे हैं और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। दो टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, एक तो पोलर सैटेलाइट्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घूमते रहते हैं और ये लगभग 100 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, जबकि दूसरे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं और वो एक दिन में यानी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। सबसे पहले इंडियन सैटेलाइट की बात करें तो वो आर्यभट्ट सैटेलाइट था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट, IRS, कल्पना, एडुसेट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो वेदर के फोरकास्टिंग के काम में आते हैं, यानी कि वेदर के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगाने के लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। जितने भी रिमोट सेंसिंग वाले काम होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। जितने भी आज के टाइम में काम हो रहे हैं मोस्टली रिमोट सेंसिंग वाले हैं और वो सभी के सभी उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कारण ही पॉसिबल हो पाते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।